औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद इखलास शाहिद एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर क्लास ऑफ PRC3 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और आज हमने बाकायदा आगाज़ करना है चैप्टर नंबर 3 का, जो कि रिलेट कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से। सर, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होती क्या है? तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया कि जैसे जैसे किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन प्राइस बढ़ने से डिमांड कितनी कम होगी ये हमें नहीं मालूम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ मैंने एक चीज़ की प्राइस डबल कर दी, अगर एक चीज़ 100 रुपये की थी, ठीक है, उसकी प्राइस को मैंने इंक्रीज करके उसको डबल कर दिया, तो क्या उसकी डिमांड जो थी जो होगी वो हाफ हो जाएगी? ये एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कौन सा चैप्टर देगा? वो ये वाला चैप्टर देगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि प्राइस जब बढ़ेगी या प्राइस कम होगी तो उससे डिमांड पे जो अफेक्ट होगा वो तो हमें मालूम है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी उसकी डिमांड कम होती रहेगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगी उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है प्राइस और डिमांड के दरमियान। लेकिन वो कितना बढ़ने से कितना कम होगी ये हमने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ना है, उसके बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की तरफ मूव करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले हमें वो बता रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन क्या करती है? सर, वो एक्सप्लेन कर रही है लेवल ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस। सर, जब किसी चीज़ की प्राइस चेंज होगी तो उसके रिस्पॉन्स में जो लोग उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं उसके अंदर कितना चेंज आएगा, वो हम स्टडी कर रहे होंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। चेंज आएगा क्या, वो बढ़ेगा या कम होगा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन कितना बढ़ेगा कितना कम होगा ये हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। और दो देर एग्जिस्ट आर इनवर्स रिलेशनशिप। सर, वो बता रहे हैं इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है प्राइस और डिमांड के दरमियान, ये तो हमें मालूम है, लॉ ऑफ डिमांड में हमने काफी डिटेल से स्टडी कर लिया। बट देयर आर सम अदर फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड टू चेंज इन इट्स प्राइस। लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कितना रिस्पॉन्स देता है, कितना रिस्पॉन्सिव है। क्या चीज़ रिस्पॉन्सिव है? सर, जब प्राइस को चेंज कर रही है तो उसके रिस्पॉन्स में डिमांड कितनी चेंज हो रही है। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं और ये हमें आगे जाकर पढ़ने हैं। तो अब हमने बेसिकली तीन चीज़ों को डिटेल में स्टडी करना है। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी जैसे हम पढ़ रहे होते हैं कितनी प्राइस बढ़ाने से कितनी डिमांड जो है वो कम हो रही है, या कितनी प्राइस कम करने से कितनी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। इसमें हम प्राइस के साथ जो डिमांड का रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी वो स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी। सर, इनकम ऑफ कंज्यूमर जो है, हमें मालूम है कि जब किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो जो डिमांड होगी उसकी वो चीज़ों के लिए वो ज़्यादा हो जाएगी। जब जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी उस बंदे की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती रहेगी, ये हमें मालूम है। लेकिन वो कितनी इनकम बढ़ने से कितनी डिमांड ज़्यादा होगी, कौन सी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, तो इसको हमने स्टडी करना है। उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन रिलेटेड गुड्स। सर, हमने प्रीवियस चैप्टर में दो तरह के रिलेटेड गुड्स पढ़े थे, एक थे सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक थे कम्प्लीमेंट गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स कौन से थे? जो कि एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे, जैसे कि पेप्सी और कोका कोला। उन दोनों की प्राइस भी सेम होती है, उनका टेस्ट भी तकरीबन आप कह लो सेम होता है, तो वो एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर उनमें से किसी एक की प्राइस बढ़ेगी तो उसके ऊपर उसके डिमांड जो है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन जो उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक चीज़ की जब प्राइस बढ़ेगी तो उसकी अपनी डिमांड कम हो जाएगी और जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी एग्जांपल हमने ये दी थी कि अगर पेप्सी 200 रुपये की होती है तो पेप्सी की अपनी डिमांड तो हो जाएगी कम, और कोका कोला जो कि 110 की ही मिल रही है मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरीके से कुछ थी कम्प्लीमेंट गुड्स। कम्प्लीमेंट गुड्स क्या होती थी? जिस तरीके से आप कह देते हैं चाय का कप और चाय का चम्मच। अगर तो चाय के कप की प्राइस ज़्यादा होगी, ठीक है, तो चाय के कप की अपनी डिमांड जो है वो तो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से जो स्पून है, जो चम्मच है चाय का, उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों गुड्स एक साथ इस्तेमाल करते हैं लोग, तो अगर एक की डिमांड कम होगी तो दूसरे की भी डिमांड कम हो जाएगी। तो खैर इसको भी हमें, ये कितनी कम होगी कितनी अफेक्ट होगा उसको हमने स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टार्ट करना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
इसको डिफाइन अगर हम करें तो ये है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब प्राइस चेंज हो रही है तो उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आ रही है उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम देखें तो उसको हम नाम दे देंगे कि ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके फार्मूला हमने बनाया है अगर, तो वो ये है PED यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसी की शॉर्ट फॉर्म लिखी है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की जो हमने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ये चेंज को शो कर रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन क्यूडी मींस क्वांटिटी डिमांडेड, उसको हमने डिवाइड कर दिया है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है जिसके जरिए हम आगे बहुत सी चीज़ों को देख रहे हैं। तो इस फार्मूले को हमने माइंड में रखना है। Interpretation of elasticity. Elasticity refer to the sensitivity of demand to the pricing. देखिए sensitivity क्या होगी? Sensitivity को देखते हैं अगर, तो कुछ चीज़ें होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो ज़रा सा भी अगर आप छेड़ो तो वो उनके अंदर एक बहुत ड्रास्टिक सा चेंज आ जाता है। तो इसी तरीके से कुछ होंगी इलास्टिक डिमांड, कुछ होंगी इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड कौन से होंगी? जो कि सेंसिटिव है प्राइस चेंज से, यानी कि प्राइस में जब चेंज आएगा तो उनकी जो डिमांड है उसमें भी चेंज आएगा और बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव है प्राइस चेंज से। जब प्राइस चेंज होगी तो क्योंकि ये सेंसिटिव टू प्राइस चेंज है तो प्राइस चेंज होने की वजह से इनकी डिमांड में भी अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। जबकि कुछ होगी इन इलास्टिक। ये कौन सी डिमांड है? इस डिमांड में जब प्राइस चेंज होगी किसी भी गुड की तो उसकी जो डिमांड है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये इट मीन वो इन इलास्टिक है, वो जो है इनसेंसिटिव है प्राइस चेंज से। तो इस तरीके से जो है ना हम इलास्टिक और इन इलास्टिक की डिवीजन कर रहे होते हैं। उसके बाद डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, इसी प्रिंसिपल को रखते हुए हमने इसकी 5 कैटेगरीज बना दी है। कितनी जो है सर सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग, यानी कि कुछ होंगी बिल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, कुछ जो होंगी जो कि बिल्कुल इनसेंसिटिव होंगी जिनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो वो ऐसी गुड्स जिनकी प्राइस जितनी मर्जी चेंज कर दें हम उनकी डिमांड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उनको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक गुड्स, जो कि हमें सबसे ऊपर नजर आ रही है। उसके बाद कुछ गुड्स ऐसी भी होंगी जिनकी हम प्राइस जब चेंज करेंगे तो हम जब बहुत ज़्यादा प्राइस चेंज करेंगे सिर्फ तब उनकी डिमांड पर फर्क पड़ेगा, यानी कि उनकी डिमांड पर फर्क पड़ेगा प्राइस चेंज करने से। जब हम प्राइस बढ़ा रहे होंगे किसी गुड की तो उसकी डिमांड कम होगी लेकिन कंपैरेटिवली कम होगी। मतलब अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो उनकी डिमांड कम होगी। उसको परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो फॉर एग्जांपल मैं अगर 50% प्राइस बढ़ा रहा हूँ तो उसकी डिमांड तो कम होगी लेकिन वो 25% होगी, फॉर एग्जांपल हमने बात की। और यूनिट इलास्टिक डिमांड में क्या होगा? इसमें जो है इक्वल होंगी दोनों चीज़ें। परसेंटेज की टर्म में अगर बात करें तो अगर मैंने 50% मैंने अगर प्राइस बढ़ाई तो उसकी डिमांड में भी 50% ही डिक्रीज आएगा। 50% से जब प्राइस इंक्रीज हो रही होगी तो डिमांड 50% से डिक्रीज हो रही होगी। इसको कहते हैं यूनिट इलास्टिक। उसके बाद इलास्टिक डिमांड क्या होगी? इलास्टिक डिमांड में जो है ऊपर वाले का इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि इसमें हम प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल प्राइस जो है हम वो 25% बढ़ा रहे हैं, प्राइस को हमने 25% जब बढ़ाया तो उसकी डिमांड 50% डिक्रीज हो रही है, यानी कि प्राइस हमने कम चेंज की उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा चेंज हो गई। उसके बाद कुछ होगी परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि इस केसेस में क्या होगा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी, यानी कि इसमें हम प्राइस थोड़ी सी भी चेंज करेंगे ना तो उसकी डिमांड में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कैटेगराइज की है, 5 कैटेगरीज बनाई है और अभी हमने वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की बात करें। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड वो डिमांड है जब तक क्वांटिटी डिमांड जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रही प्राइस चेंज को। सर ये ग्राफिकली एक्सप्लेन हुआ है, तो इसके अंदर ग्राफ को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो डिमांड कर्व है ये बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं डिमांड हमें मालूम है डिमांड कब चेंज होती है? जब राइटवर्ड मूव करे, जो हमारा कर्व राइटवर्ड मूव करे या लेफ्टवर्ड मूव करे। आप देखें डिमांड स्टिल है एक जगह पे, ये इस पॉइंट के ऊपर डिमांड है। अब प्राइस देखें आप, पहले P1 थी, प्राइस पहले ज़्यादा थी, उसके बाद प्राइस कम हो गई, ठीक है, P2 पे मूव कर गई प्राइस, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर गई, लेकिन उसके डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक इन इलास्टिक डिमांड है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है प्राइस चेंज को। इसकी एग्जांपल अगर हम दे दें तो एग्जांपल में इसकी आ जाएंगी बेसिक नेसेसिटीज जो है। अगर जो हमारा खाना पीना है वो हर इंसान की ज़रूरत है, बेशक वो गरीब है बेशक वो अमीर है।
बंदा जितनी भी कोशिश कर के भी जो है ना, उसकी सबसे मेन जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कि वो अपना खाना अरेंज करे इसी तरीके से। तो खाने की प्राइस जितनी मर्जी बढ़ जाए, लेकिन उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खाना जो है ये बेसिक ज़रूरत है इंसान को, उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए। इसी तरीके से पानी हो गया, पानी भी जो है हर इंसान के लिए ज़रूरी है। हवा, हवा वैसे तो फ्री है, लेकिन अगर इसकी कीमत बढ़ जाए तो ये हवा भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसकी प्राइस जितनी भी बढ़ जाए, ये एक बेसिक नेसेसिटी है इंसान की, एक डिमांड है इंसान की। उसके बाद वो बता रहे हैं, ये क्लियर है इस डायग्राम से कि प्राइस में राइज आ रहा है, फॉल आ रहा है, कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन उससे डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम अगर इसको फार्मूला के फॉर्म में देखें, तो हमें मालूम है सर प्राइस में तो चेंज आ गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हम क्या करते हैं, हम प्राइस के अंदर जो है प्राइस के चेंज का इफेक्ट देख रहे होते हैं डिमांड के ऊपर। तो प्राइस में तो चेंज आ गया, हम एज्यूम कर लेते हैं प्राइस में 20% चेंज आया, ठीक है, लेकिन उससे ऊपर डिमांड में जो क्वांटिटी डिमांडेड थी उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया। तो यानी कि ऊपर जो है वो जीरो रहा, जबकि नीचे क्या हो गया 20%, यानी कि नीचे 20% चेंज आ गया। तो इससे होगा क्या, इसको जब हम कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर जीरो आ जाता है। तो इसका मतलब जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये हमेशा जीरो होगी। किस केस में? एक परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के केस में। ये थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, तो कुछ खास नहीं है, बस हमने फार्मूला में लॉजिकली वैल्यूज को पुट किया है। वैल्यूज को पुट करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो इन इलास्टिक है, जो इन इलास्टिक डिमांड है, परफेक्टली इन इलास्टिक, उसके अंदर जहाँ पे हमें वर्टिकल लाइन मिल रही है उसके अंदर जो प्राइस इलास्टिक डिमांड है उसका आंसर हमेशा जीरो होगा। और जीरो क्यों होगा, इसकी रीजन मैंने बता दिया ऑलरेडी कि इसमें प्राइस तो चेंज हो रही है। अब वो आप जितने भी परसेंट एज्यूम कर लें, प्राइस चेंज हो रही है, मैंने यहाँ पे अज्यूम की 20%, तो 20% प्राइस चेंज हो रही है लेकिन डिमांड में उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने डिमांड के जीरो पुट किया और नीचे प्राइस को 20 पुट किया, तो हमारा आंसर जो है वो जीरो आ गया। नेक्स्ट इज इन इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक और हाईली इन इलास्टिक डिमांड। ये क्या होती है? ये वो डिमांड होती है जो कि चेंज तो हो रही है प्राइस चेंज होने से, लेकिन प्राइस चेंज ज़्यादा चेंज होगी और ये डिमांड कम चेंज होगी। इसको ग्राफिकली ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। हम देख सकते हैं प्राइस जो है पहले P1 थी, पहले प्राइस कम थी, ठीक है, उसके बाद प्राइस मूव करके अपवर्ड मूव कर गई P2 की तरफ। प्राइस में चेंज है, अब इस पॉइंट से प्राइस मूव करके इस पॉइंट तक। आप इस पॉइंट की लेंथ को नोट कर लें, यहाँ से यहाँ तक मूव कर लें प्राइस। अच्छा, जब प्राइस कम थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो ये हमें नज़र आ रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड उसकी ये यहाँ पर थी। जब प्राइस P1 थी तो जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो Q1 होगी ऑब्वियसली। तो जब प्राइस कम थी तो उसकी डिमांड ज़्यादा थी, जब प्राइस ज़्यादा हो गई तो उसकी डिमांड जो है वो कम होगी, Q2 पर पहुँच गई। तो इस केस में प्राइस बढ़ रही है और उसकी डिमांड जो है वो कम हो रही है। प्राइस बढ़ रही है, हमें कैसे मालूम हुआ? अपवर्ड मूव कर रहा है प्राइस का ग्राफ, और जो डिमांड कम हो रही है वो कैसे? क्योंकि लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है। तो अब देखें प्राइस की जो लेंथ है वो ज़्यादा है और जो डिमांड की लेंथ है, क्वांटिटी डिमांड के दरमियान जो आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है ये कम है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस ज़्यादा मार्जिन से चेंज हो रही है, ज़्यादा परसेंटेज से चेंज हो रही है, और जो डिमांड है वो कम परसेंटेज से चेंज हो रही है। तो इसको कहते हैं इन इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक या हाईली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या हो रहा था कि प्राइस जितनी मर्जी चेंज हो जाए डिमांड में फर्क ही नहीं पड़ा। इसमें डिमांड में फर्क पड़ रहा है लेकिन रिलेटिवली एज कम्पेयर टू प्राइस कम फर्क पड़ रहा है। तो इसको कहते हैं हम इन इलास्टिक। इसको अगर हम फार्मूला में पुट करें तो हम अब नीचे हमने इसमें भी अपनी एज्यूम करके कुछ वैल्यूज डाल देंगे, कुछ वैल्यूज पुट करेंगे। तो प्राइस जो है वो हम एज्यूम कर लेते हैं 50% प्राइस में चेंज आ रहा है और उसकी वजह से डिमांड भी चेंज होगी, लेकिन डिमांड में हमें 50 से कम अज्यूम करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है इन इलास्टिक के अंदर क्या होगा, प्राइस ज़्यादा चेंज होगी और जो डिमांड है वो कम चेंज हो रही है। तो हमने जो है प्राइस अगर 50 रखी है तो हमने डिमांड जो है उससे कम रखनी होगी। अगर हमने प्राइस चेंज इन प्राइस जो है वो 25 रखी है तो हमें डिमांड 25 से कम रखनी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं प्राइस रख रहा हूँ 50, तो मैं डिमांड रखूँगा फॉर एग्जाम्पल 25। तो अगर हमेशा हमेशा जब भी नीचे वाली टर्म बड़ी हो और ऊपर वाली टर्म छोटी हो, ये जो हमने बटा लगाया हुआ है इसके नीचे जो इसको हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं, अगर ये टर्म बड़ी हो और जो ऊपर वाली टर्म है जिसको हम नोमिनेटर कहते हैं ये वाली टर्म छोटी हो, तो फिर क्या होगा?
जो आंसर होगा वो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि वो 1 से छोटा होगा। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकला कि जो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 का क्या मतलब है, यानी 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो इस तरीके से जो है इन इलास्टिक डिमांड वो वर्क कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा है, इसको हम ग्राफिकली देखते हैं अगर, तो P1 ये थी हमारे पास एक प्राइस, ये प्राइस थी और इसके ऊपर जो डिमांड थी वो है ये Q1। प्राइस कम है डिमांड ज्यादा है, हमें नजर आ रहा है ग्राफिकल। जब प्राइस बढ़ गई, प्राइस ऊपर चली गई, P2 पर पहुंच गई, तो डिमांड जो है वो मूव होके वो कम होगी, डिमांड ने लेफ्टवर्ड मूव किया और डिमांड हमारी कम हो गई। तो इसके अंदर भी सेम वही वाला काम हो रहा है जो क्या है प्रीवियसली हो रहा था। इसमें भी प्राइस बढ़ रही थी और डिमांड कम हो रही थी, जबकि जो हमारी ये स्लाइड है इसके अंदर भी प्राइस बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है। लेकिन इनमें मेन डिफरेंस ये है कि जब अगर हम इस लेंथ को कंपेयर करें, तो ये वाली जो लेंथ है, जितनी प्राइस बढ़ रही है उतनी ही डिमांड कम हो रही है, जितनी प्राइस बढ़ रही है उतनी ही डिमांड कम हो रही है। तो अगर वो पेपर में ग्राफ देकर पूछ ले कि आप बताएंगे यूनिट इलास्टिक है या इन इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो हम इस तरीके से आइडियाज का लगा सकते हैं। यूनिट इलास्टिक और इन इलास्टिक, इन दोनों में फ़र्क अगर हमें निकालना हो तो हम देखेंगे ये जो लेंथ आ रही है हमारे पास, या फिर ये जो वॉल्यूम है, ये दोनों का वॉल्यूम जो है या फिर ये जो लेंथ है, ये इसमें फ़र्क है या नहीं। अगर तो इन दोनों में फ़र्क हुआ तो इट मीन्स वो इन इलास्टिक है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि अगर तो इनमें फ़र्क है, प्राइस ज़्यादा चेंज हो रही है जबकि डिमांड जो है वो कम चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये यूनिट इलास्टिक नहीं हो सकती, या तो ये इन इलास्टिक है या फिर ये इलास्टिक है जो हमने आगे पढ़ लिया। अब इस केस में क्या है, प्राइस ज़्यादा चेंज हो रही है, डिमांड कम चेंज हो रही है, तो इसको हमने इन इलास्टिक कहा। इन क्योंकि इन इलास्टिक जो है वो कम सेंसिटिव होती है। ठीक है, उसके बाद यूनिट इलास्टिक में क्या था, यूनिट इलास्टिक में हमने देखा कि जो है इक्वली है दोनों, जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में चेंज। तो इसको अगर हम फार्मूला में अपने पुट करें, तो अगर हम 50% चेंज इन प्राइस रखते हैं, 50% अगर हम चेंज इन प्राइस रखते हैं, तो हम 50% ही चेंज इन क्वांटिटी में रखेंगे। और जब सेम टर्म्स हो बटा के ऊपर और बटा के नीचे, तो आंसर हमेशा हमारा 1 आता है। 50 डिवाइड बाई 50 आंसर हमेशा 1 आएगा। आप 25 जो मर्जी नंबर रखें, आंसर आपका हमेशा 1 आता है। तो इस तरीके से जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर हमेशा 1 आता है किस केस में, अगर तो हमारी डिमांड यूनिट इलास्टिक हो। उसके बाद है इलास्टिक डिमांड, या फिर इसको रिलेटिवली इलास्टिक भी कहते हैं या फिर हाईली इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। इस केस में क्या होगा, सर आप देख सकते हैं प्राइस में चेंज आ रहा है। पहले प्राइस P1 थी और उसकी वजह से जो डिमांड थी वो Q1 थी। यहाँ पर ये इस पॉइंट पर जो है हमारे पास इनिशियल है। उसके बाद प्राइस में चेंज आया, प्राइस मूव करके P2 पर। ठीक है, प्राइस के अंदर आप देख रहे हैं कम चेंज आ रहा है, जबकि जो डिमांड है उसके अंदर बहुत ज्यादा, वो पहले Q1 यहाँ पर था और अब यहाँ पर पहुंच गया। इट मीन्स उनके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ गया। आप अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में भी बहुत ज्यादा फर्क है, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसका वॉल्यूम बहुत छोटा सा है। तो इससे आपको खुद फील हो रहा है कि प्राइस में बहुत थोड़ा सा हमने चेंज किया प्राइस को, और जिसकी वजह से जो डिमांड थी उस चीज की वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई। तो इसको कहते हैं ये है इलास्टिक डिमांड, या रिलेटिवली इलास्टिक या हाईली इलास्टिक। तो इसको अगर हम फार्मूला में अपने पुट करें, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें प्राइस में कम चेंज लाना है और जो डिमांड है उसमें ज्यादा चेंज लाना है। इट मीन्स अगर मैं प्राइस को रखता हूँ 50, प्राइस चेंज इन प्राइस को मैं रखता हूँ अगर 50%, तो मुझे डिमांड 50 से ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर मैं नीचे 50 रखूँ और ऊपर 75 रखूँ, यानी कि मैं कहता हूँ प्राइस में मैंने 50% चेंज किया और उसकी वजह से जो डिमांड थी मेरी वो 75% चेंज हो गई, तो अब क्या होगा, इससे होगा ये कि मेरा आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। अब कोई भी नंबर रख के देख सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में छोटा नंबर हो और जो ऊपर बटा के ऊपर जो नोमिनेटर होता है उसके अंदर बड़ा नंबर हो, तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा किस केस में, अगर तो इलास्टिक डिमांड हो उस केस में। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इस केस में क्या होगा, हम जरा सा प्राइस को छेड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस मेरी पहले 110 थी किसी चीज की, ठीक है, उसको मैंने बढ़ा के 111 भी किया था, तो उससे जो डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। यानी कि प्राइस में थोड़ी सी भी अगर इंक्रीज की तो डिमांड बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है डिमांड। नॉमिनल चेंज इन प्राइस, यानी कि बहुत कम चेंज, बहुत नॉमिनल सा, बहुत छोटा सा चेंज हुआ है प्राइस में, वो बहुत लार्जली इफेक्ट कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को। इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर भी पैरेलल लाइन टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, केस में होगा क्या, जो डिमांड लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी
ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू जो हमारी एक्स एक्सिस है उसके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके। दिस शो दैट विद माइनर चेंज इन प्राइस कॉस्ट इंफिनिटी चेंज इन डिमांड। सर एक इंफिनिटी चेंज हो जाता है डिमांड में, इस ये इंफिनिटी चेंज क्यों है इसको भी हम मैथमेटिकली देख लेते हैं। इस चीज को जब हमने फार्मूला में पुट किया तो हमने क्या किया, प्राइस हमने बहुत थोड़ी सी चेंज की, ठीक है, हमने प्राइस बहुत थोड़ी सी चेंज की और जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने कहा कि प्राइस मैंने अगर 50% चेंज की है, प्राइस मैंने अगर 50% चेंज की है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। तो जैसे कि हमें मालूम है प्राइस के अंदर हमने बहुत थोड़ा चेंज किया तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड थी उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ गया। तो अगर हम इस क्योंकि ये बहुत माइनर सा चेंज होता है प्राइस में तो हम इसको इक्वल टू जीरो कंसिडर करेंगे। तो ये हम चेंज इन प्राइस को है हम जीरो रखते हैं और ऊपर हम फॉर एग्जांपल 50% रखते हैं या 50 नहीं रखना चाहते 25 रखते हैं या कोई भी फिगर रखते हैं जो कि जीरो से बड़ी हो, तो आपका जो आंसर है वो कैलकुलेटर देने से इनकार कर देगा, होना कर देगा। उसका रीजन क्या होगा, वो आंसर इन्फिनिटी होगा। ठीक है, वो आंसर इतना बड़ा होगा कि हम उसको फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है इसका जो ग्राफ है वो क्या होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसका जो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का आंसर होगा वो हमेशा इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ तक हमने जो अपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।